ये आपकी वीडियो क्लास है फ्रॉम एवन स्टडीज़। रिक्वेस्ट है, अगर कोई टॉपिक वीडियो क्लास में समझ में नहीं आता है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है या कोई चीज़ जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ पाई है तो तुम मुझसे बोर्ड क्लास में पूछ सकते हो। जब मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ तब तुम मुझसे वो टॉपिक पूछ सकते हो क्लियरली, और वो टॉपिक मैं तुम्हें दोबारा से समझा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थैंक। 11th क्लास मैथ्स, तो ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स चल रहे थे जिसमें से मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल अब तक करा दिए हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 18। तो देखो, आज के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जर्नल सॉल्यूशन वाला टॉपिक है, तो बढ़िया रहेगा कि कुछ बातों का तुम ध्यान रखो। देखो, जब हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, कौन से सॉल्यूशन की बात करते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हमेशा ध्यान रखना, दो वैल्यू होती हैं। हमेशा किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं? दो। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें दो वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, चाहे वो बोले या ना बोले। ठीक है, लेकिन जो जर्नल सॉल्यूशन होता है, जर्नल सॉल्यूशन किसी एक वैल्यू से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों वैल्यू से नहीं बनाया जा सकता। ध्यान रखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन की हेल्प से ही कौन सा सॉल्यूशन निकाला जाता है? जर्नल सॉल्यूशन। जितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे उतने ही क्या होंगे? जर्नल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम दोनों से ही निकालना हमें एक से ही होता है जर्नल सॉल्यूशन, लेकिन प्रिंसिपल हम दोनों निकाल के रखते हैं। अक्सर हम दोनों वैल्यू निकालना पसंद करते हैं। तो अभी जब मैं कराऊंगा तब समझ में आएगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलता है तो कैसे निकलता है। एग्जाम्पल नंबर 18, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का, और इक्वेशन ये है साइन एक्स इक्वल टू √3/2। साइन एक्स इक्वल टू √3/2। एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा 18। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें क्वाड्रेंट के बारे में काफ़ी नॉलेज होनी चाहिए। जब भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होगी तो तुम्हें किसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए? क्वाड्रेंट के बारे में। तुम्हें ये बात अच्छे से मालूम है कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं ना, ऑल पॉजिटिव। ये होता है तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, और यहाँ पर क्या पॉजिटिव होता है? सिर्फ साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। इसके अलावा तो कोई और नहीं होता पॉजिटिव। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव होता है? टैन, और टैन का उल्टा कोट। और लास्ट वन है तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? एक तो सेक, और एक उसका उल्टा कोस, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो देखो, मुझे बताओ साइन एक्स की जो वैल्यू हमें दी गई है, क्या वो वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ध्यान से देखकर बताओ। साइन की वैल्यू जो क्या दे रखी है उसको भूल जाओ, बस ये सोचो जो दे रखी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो तुम्हें देखते ही पता चल गया होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं लग रहा है, इसका मतलब इसके साथ कौन सा साइन लग रहा है? पॉजिटिव। जब कोई साइन नहीं होता तो उसके साथ कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव। अब इधर देखो, हमेशा ध्यान रखना, वो दो ही बात करेंगे, या तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे या फिर वो हमें कौन सी वैल्यू देंगे? नेगेटिव। या तो वो हमें देंगे नेगेटिव वैल्यू या फिर वो हमें देंगे पॉजिटिव वैल्यू। और जैसे ही तुम्हें पता चल जाए कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इसको यहां पर देखो, मुझे बताओ साइन की पॉजिटिव वैल्यू दो क्वाड्रेंट में जरूर बनती होगी। साइन की पॉजिटिव वैल्यू दो क्वाड्रेंट में जरूर बनती है। मुझे बताओ क्या यहाँ पर साइन बनता है पॉजिटिव? बिल्कुल, यहाँ पर तो सारे ही पॉजिटिव बनते हैं, तो साइन भी बनता होगा। एक वैल्यू तो यहाँ पे पकड़ी गई साइन की, एक दूसरी वैल्यू जरूर पकड़ी जाएगी। मुझे बताओ साइन की पॉजिटिव वैल्यू और कहाँ बनती है? क्या यहाँ बनती है? नहीं, यहाँ पर तो भाई सेक और कोस होता है। क्या यहाँ बनता है? नहीं, यहाँ पर नहीं बनता, यहाँ पे तो टैन और कोट होता है। साइन की पॉजिटिव वैल्यू और कहाँ बनती है? यहाँ पर बनती है। हमेशा ध्यान रखो, यहां पर और यहां पर कौन कौन से दो क्वाड्रेंट पकड़े गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो कैसे निकालूंगा। सबसे पहले तुम्हें एक तो टेबल याद होनी चाहिए, 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू में मुझे बताओ साइन में √3/2 ओरिजिनली किस पर बनता है? √3/2 बनता है तुम्हारा 60 पर, और 60 का मतलब है π/3।
हमेशा ध्यान रखना है 11th क्लास में हम पाई की फॉर्म में लिखते हैं, डिग्री में कभी भी नहीं लिखते। एक चीज तो पता चल गई कि √3/2 π/3 पर बनता है साइन में। ठीक है, मुझे बताओ, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 0 से लेकर 90 तक ना भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यही तो है। यहां से देखो 0 से लेकर 90, ये कंप्लीट कितने डिग्री का है 90, और 0 से लेकर 90 तक में साइन की वैल्यू एक कौन सी मिलती है π/3। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आ गया π/3। अब दूसरा देखो, दूसरा निकालना भी आसान है, ऐसा नहीं कि दूसरा निकालने में काफी प्रॉब्लम वाली बात है, दूसरा निकालना भी आसान है। मुझे बताओ जो दूसरी वैल्यू है, ध्यान से देखो, जो दूसरी वैल्यू है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनती है या आगे बन रही है? आगे बन रही है ना, आगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में बन रही है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें वैल्यू बनानी है तो किस तरह से बनानी है, बस तुम्हें ये सोचना है। तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू याद होनी चाहिए हमेशा, हमेशा कौन सी वैल्यू याद होनी चाहिए, ओरिजिनल। बताओ यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी, π/3 थी ना। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है 0 से लेकर 90 के बीच की वैल्यू याद होनी चाहिए, π/3 पे बन रहा है। अब मुझे बताओ, अगर तुम्हें इसके अंदर आना है तो बताओ यहां से लेकर यहां तक ये कितना होता है, 180 ना, मतलब पाई। भाई देखो, यहां से लेकर अब तुम्हें यहां तक नहीं आना, अब तुम्हें आगे भी जाना है, यहां तक आना है। इसका मतलब तुम्हें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आना है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, पाई। ये बात है तो तुम्हें याद ही रखनी है। इसका मतलब होता है π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका मतलब होता है पाई, इसका मतलब होता है 3π/2, और इसका मतलब होता है 2π। अगर तुम्हें क्वाड्रेंट याद रहेंगे, देखो π/2 का मतलब 90, पाई का मतलब 180, 3π/2 का मतलब 270, और 2π का मतलब 360। अब तुम्हें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आना है, पाई के अंदर। बताओ पाई के अंदर तो आ गए, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, अगर तुमने इसके अंदर कुछ ऐड कर दिया, मैंने बता दिया था तुम्हें ये बात पहले ही कि ऐड करते ही क्वाड्रेंट आगे बढ़ जाएगा। बताओ आगे बढ़ना है क्या, हमें हमें पाई से आगे नहीं आना है। अगर आगे बढ़ गए तुम तो तुम कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एंटर कर जाओगे, थर्ड में, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ मैं ऐड करूं या कुछ माइनस करूं, कुछ माइनस करने की जरूरत है ना, और हमेशा वही माइनस करते हैं जो ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल मतलब 0 से लेकर 90 के बीच का, और वो हमने पहले ही बना रखा है, π/3 माइनस कर दो π/3। तो देख लेते कितना बन गया, एलसीएम ले लेना इसका, 3 3 1 3π माइनस पाई यानी कि 2π/3। अगला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया 2π/3। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो प्रॉपर समझ में आ जाएगा। मैंने एक्सरसाइज में भी बहुत क्वेश्चंस कराए थे ऐसे, अभी और प्रैक्टिस करते हैं, अभी तो पहले एग्जांपल था। तो बेशक ये 1 या 2 नंबर में आता है, लेकिन काम पूरा है इसके अंदर। और ये जो मैंने इतना कुछ बनाया ना, ये तुम्हें फेयर में नहीं बनाना है, ये तो मैंने समझाने के लिए, रफ में बनाने के लिए तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी, इसलिए मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 19, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हाँ, इक्वेशन हमें दे रखी है tan x इक्वल टू माइनस का 1/√3। फिर से देखो वही बात मैंने बताया था, चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव वैल्यू हो, हमेशा 2 क्वाड्रेंट पर बनेगी। मुझे बताओ tan की नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है ना। अब देखते हैं tan में नेगेटिव कहां कहां पर बनता है। मुझे बताओ क्या यहाँ पर tan में नेगेटिव मिलेगा, नहीं, यहाँ पर तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कैसे मिल जाएगा। क्या यहाँ पर tan नेगेटिव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। इसका मतलब ये हुआ tan हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। एक तो ये पकड़ा गया, अगला देखते हैं क्या यहाँ पर tan नेगेटिव मिलेगा, नहीं, यहाँ पर तो tan पॉजिटिव होता है, देखो लिखा हुआ है। क्या यहाँ पर tan नेगेटिव मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, सेक और कोस। इसका मतलब tan क्या होता है यहाँ पर, नेगेटिव। मैंने बताया ना हमेशा तुम्हें 2 क्वाड्रेंट मिलेंगे, मतलब 2 प्रिंसिपल वैल्यू मिलेंगी। 2 क्वाड्रेंट मतलब 2 प्रिंसिपल वैल्यू, 2 प्रिंसिपल वैल्यू मतलब 2 जनरल सॉल्यूशन। लेकिन जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं एक बस,
ठीक है। खैर प्रिंस, और वैसे भी तुम्हें पता नहीं है, अभी जनरल सॉल्यूशन में तो बस फॉर्मूला लगाना होता है, प्रिंसिपल है निकालने का खेल। अगर प्रिंसिपल आ जाएगा ना तो जनरल सॉल्यूशन अपने आप ही सही हो जाएगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के लिए तो फॉर्मूले हैं, प्रिंसिपल में दिमाग लगाना है थोड़ा सा। अब मुझे बताओ, tan की जो पहली नेगेटिव वैल्यू मिल रही है वो सेकंड पर मिल रही है ना, और अगली वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट पर। तो पहले सेकंड पर काम कर लेते हैं। काम चाहे सेकंड पर करो, फोर्थ पर करो, थर्ड पर करो, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर करो, किसी भी क्वाड्रेंट पे करो, लेकिन तुम्हें उसकी ओरिजिनल वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। अगर तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता तो गड़बड़ हो सकती है उस केस में। तुम्हें ओरिजिनल वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए, और जरूर पता होना चाहिए। मुझे बताओ, tan में ओरिजिनली 1/√3 बनता कितने पर है? tan में 1/√3 ओरिजिनली का मतलब है 0 से लेकर 90 तक के बीच में कहां पर बनता है? तो बताओ, 30 पर बनता है ना, ये तुम्हारा बनता है 30 पर, π/6, क्योंकि डिग्री में तो लिख नहीं सकते, ओरिजिनल एंगल पता चल गया π/6। अब तुम्हें एडजस्ट करना है। मुझे बताओ, तुम्हें पहली वैल्यू कहां पर चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट पर ना, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब कितना होता है? देखो, ऐसे ही जो मैं सर्कल बनाता हूं ना, बार बार बनाने की टेंशन मत ले करो, तुम्हें सेकंड क्वाड्रेंट रफली पता होना चाहिए। देखो लिख रखा है मैंने पाई, तुम्हें प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लॉजिक लिख रखा है ना पाई, तो तुम्हें सीधे दिमाग में याद आ जाना चाहिए पाई, हमें पाई पर रहना है। अब देखो, तुम्हें मालूम है ना, हमेशा चाहे तुम प्लस करो चाहे माइनस करो, करते वही है जो ओरिजिनल एंगल होता है। चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, एंगल तुम्हें वही करना है जो ओरिजिनल होगा, ठीक है। तो वो तो बात की। मुझे बताओ, अगर मैं इसके अंदर कुछ एंगल प्लस कर दूंगा तो बताओ, पाई में कुछ प्लस करने से आगे बढ़ जाएंगे ना हम, पाई के अंदर कुछ प्लस करने से आगे बढ़ जाएंगे, और आगे बढ़ते ही हम कौन से क्वाड्रेंट पर पहुंच जाएंगे? थर्ड पर। तो प्लस तो कर मत देना, क्योंकि हमें थर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि थर्ड पर आ गए तो tan क्या माना जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव नहीं चाहिए, हम किसके लिए काम कर रहे हैं? नेगेटिव के लिए। तो मुझे बताओ, मैं माइनस करना पसंद करूंगा ना, और माइनस करो चाहे प्लस करो, करते वही है जो ओरिजिनल है। ओरिजिनल तुमने पहले ही निकाल रखा है π/6, तो कर दो π/6 माइनस, और रफ में एंगल बना लो, ये कितना बनेगा? देखो 6 कम 6, 6 में से 1 गया, 5π/6। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये तो एलसीएम वाला काम है, ये तो सिंप्लीफिकेशन वाला काम है। अगर ये भी 11th क्लास में नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो बेकार है। तो x की एक वैल्यू आ गई 5π/6। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आ गया। अब दूसरा देखते हैं। मुझे बताओ, जो दूसरा सॉल्यूशन बन रहा है, क्या वो तीसरे पर बन रहा है या चौथे पर बन रहा है? चौथे पर बन रहा है ना, और चौथे क्वाड्रेंट का लॉजिक क्या होता है? 2π। चौथे क्वाड्रेंट का क्या लॉजिक होता है? 2π। अब देखते हैं, अब हमें काम किस पर करना है? 2π पर। मुझे बताओ, 2π में कुछ जोड़ दिया तो आगे बढ़ जाएंगे। देखो बोर्ड पे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहां पर हो तुम इस समय। कुछ जोड़ दिया तो जोड़ते ही तुम किस में एंटर कर गए? आगे बढ़ गए भाई। थोड़ा सा भी जोड़ा ना, चाहे तुमने 1 डिग्री ही क्यों ना जोड़ा हो, 1 डिग्री जोड़ते ही तुम आगे बढ़ चुके हो। और आगे बढ़ने का मतलब है कौन से क्वाड्रेंट पर आ चुके हो? फर्स्ट पर। और फर्स्ट पर आने का मतलब है तुमने tan को क्या ले लिया है? पॉजिटिव, जबकि हमें पॉजिटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो बताओ, मुझे प्लस करने की जरूरत है या कुछ माइनस करने की जरूरत है? माइनस ना, क्योंकि माइनस में कभी भी एंगल नहीं बदलता। माइनस का मतलब ये कि अगर तुमने माइनस कराया तो तुम यहीं पे ही कहीं ना कहीं हो, फोर्थ के अंदर ही हो। अगर तुमने माइनस करा तो माइनस करने का मतलब है तुम फोर्थ के अंदर ही हो सकता है तुम बिल्कुल बाउंड्री पर ही पहुंच गए हो, यहां पर पहुंच गए हो, लेकिन हो तो फोर्थ के अंदर ही ना। माइनस करने का मतलब ये नहीं कि इतना माइनस कर दिया है कि इतने पीछे पहुंच गए। माइनस करने का मतलब ये नहीं कि इतना पीछे पहुंच गए कि थर्ड में घुस गए, जाके रहोगे तुम फोर्थ में ही, तो हमारा काम चल जाएगा। और चाहे तुम माइनस करो चाहे प्लस करो, करते हमेशा ओरिजिनल है। ओरिजिनल तुमने पहले निकाल रखा है π/6। हाँ, सॉल्व करके तुम एंगल बना सकते हो। तो देखो 6 2 12 में से बन गए 11 π/6। कोई डाउट है ना? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 20। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वल टू -√3/2। एग्जांपल नंबर 20 है sin x इक्वल टू -√3/2। तो इसमें भी मैं तुम्हें वही वाली बात बोलूंगा, नेगेटिव ढूंढ लो कौन कौन सी दो जगह पर ये नेगेटिव बनता है। तो मुझे देखकर बताओ, साइन में जो नेगेटिव है वो कौन कौन सी जगह पे बनता है? बताओ, एक तो यहां पर बनता है ना,
क्योंकि यहाँ पर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव, तो साइन भी पॉजिटिव होगा। यहाँ पर तो होता ही साइन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव एक तो यहाँ पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, टेन और कोट, साइन नहीं होता। और दूसरी चीज सेक और कोस, यहाँ पर सेक और कोस होते हैं, इसका मतलब साइन यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, अब रियल वैल्यू सोच लो, इसकी ओरिजिनल वैल्यू सोचो, 0 से लेकर 90 तक में √3/2 बनता कितने पर है बताओ। ओरिजिनल वैल्यू तो इसकी 60 पर बनती है ना, और 60 का मतलब है π/3। 60 का मतलब क्या है, π/3। ठीक है, अब देखो इन पर हमें वैल्यू निकालनी है। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखना, हमें कौन से क्वाड्रेंट के अंदर काम करना है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। बोर्ड पे देखो, यहां से लेकर यहां तक तुम्हारा क्या है, 90 है ना। 90 मतलब π/2, अभी मैंने लॉजिक भी बताया था। और यहां से लेकर यहां तक क्या है, 180। 180 मतलब पाई। समझ में आ रही है ना बात। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब π/2, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई। अब मुझे बताओ, मुझे सेकंड में रहना है या थर्ड में जाना है, थर्ड में जाना है ना। सबसे पहले तो पाई पकड़ लो, हमेशा किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, पाई के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां से पाई पकड़ लो। मुझे बताओ, अगर तुमने कुछ ऐड करा, ऐड करने पर ही तो आगे बढ़ोगे, ऐड करने पर ही तो एंगल आगे आएगा। अगर तुमने कुछ माइनस कर दिया ना, तो माइनस करने का मतलब है तुम किसके अंदर रह गए हो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही रह गए हो। लेकिन जबकि हमें किसके अंदर जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एंगल ऐड करना पड़ेगा। और ऐड हम वही करते हैं जो ओरिजिनल होता है। ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, हमेशा वही एंगल करना है जो तुम्हें क्या हो, ओरिजिनल। ओरिजिनल तुमने पहले निकाल रखा है π/3, तो देखो इसमें मैंने क्या कर दिया, प्लस π/3। हाँ, सोल्व कर लेना एलसीएम वगैरह लेके, 3 एकम 3 और 1 4, 4 π/3। तो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया है 4 π/3। ठीक है, तो तुम्हें दिखाई दिया होगा मैंने किस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। अब देखो अगली वैल्यू, अगली वैल्यू मुझे बताओ, यहां पर है ना। अगली वैल्यू का मतलब क्या है, यहां पर चौथा क्वाड्रेंट। अब बोर्ड पे देखो जरा भाई, यहां से लेकर यहां तक π/2, यहां से लेकर यहां तक पाई, यहां से लेकर यहां तक 3 π/2, और यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट कितना है, 2 पाई। ये मैंने पहले ही लिखवा रखा है। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है, 2 पाई। अब मुझे बताओ, इस क्वाड्रेंट की जब बात हो रही है तो इस क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 2 पाई। 2 पाई के अंदर अगर तुमने कुछ ऐड कर दिया तो बताओ, ऐड करने पर तुम थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो तुम कौन से क्वाड्रेंट पर पहुंच जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पहुंच जाओगे ना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहुंचने का मतलब है साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जबकि हमें साइन पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें साइन की वैल्यू क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो प्लस तो करेंगे, देखो 2 पाई में प्लस तो भूल जाओ, प्लस तो नहीं कर सकते, प्लस तो नहीं कर रहे, लेकिन क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो समझ में आ रहा होगा कि कब प्लस और कब माइनस। और माइनस करो चाहे प्लस करो, करते ओरिजिनल ही है, और ओरिजिनल हमने निकाल रखा है π/3। तो देखो 3 2 जा 6, 6 में से 1 गया, 5 π/3। तो अगली वैल्यू आ गई 5 π/3। तो देखो जो एग्जाम्पल नंबर 20 है, इन्होंने इसका जनरल सॉल्यूशन भी निकाल रखा है। और मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन हमसे जनरल सॉल्यूशन पूछेगा ना, तो जर्नली क्वेश्चन में हम दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते नहीं है, कोई सा भी एक निकाल दिया करो, वो तुम्हारी मर्जी है। तुम ये निकालो चाहे ये निकालो, क्योंकि पता है काम बढ़ जाता है। दो तुमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले, फिर उनके बेस पर क्या निकालना पड़ेगा, जनरल सॉल्यूशन। इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, एक ही निकाल देते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और उसके बेस पर क्या बना देते हैं, जनरल सॉल्यूशन। तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम इसके बेस पर बना लो जनरल सॉल्यूशन या इसके बेस पर। जैसे कि एनसीईआरटी में देखो एग्जांपल में उन्होंने ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला है और फिर इसके बेस पर जनरल सॉल्यूशन बना दिया। इसके बेस पर क्या बना दिया, जनरल सॉल्यूशन। तो बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बता देता हूं। हाँ, मैं बता देता हूं, साइन एक्स वाला जो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। जब साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई की वैल्यू होती है बराबर, तो उसके लिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया भी है। उसके लिए जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n वाई। हाँ, ये होता है फॉर्मूला। और मालूम है तुम्हें, कुछ भी नहीं करना, मैंने पहले ही बताया था, फॉर्मूले के हिसाब से जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिख दो, ठीक है।
और y की वैल्यू डालते ही छोड़ दो, y की वैल्यू डालते ही अब तुम सोच रहे होंगे y की वैल्यू क्या होती है, तो ध्यान रखना ये जो y की वैल्यू होती है ना, यही तुम्हारा होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चाहे तुम ये वाला डालो, चाहे तुम ये वाला डालो, कोई सा भी डालो और डालते ही छोड़ दो, बिल्कुल भी सॉल्व मत करो। देखो मैं किस तरह से डालते ही छोड़ दूंगा। y की जगह आ गया 4π/3, ये तुम्हारा बन चुका है जनरल सॉल्यूशन, हो गया काम। तो कुल मिलाकर खेल किस चीज का है, प्रिंसिपल का, ना कि जर्नल का। प्रिंसिपल आ गया तो समझो जर्नल तो तुम्हारा वैसे ही निकल आया है, ठीक है। जर्नल बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, बस फॉर्मूले में तुम्हें वैल्यू डालनी पड़ती है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। तो देखो सॉल्व करना है cos x। ध्यान रखना अभी तक क्या लिखा हुआ आ रहा था, अभी तक जो हमने एग्जांपल करे हैं पहले के एग्जांपल, उसमें क्या लिखा हुआ आ रहा था, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसलिए हम क्या निकाल रहे थे, सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन जब भी इक्वेशन के आगे ये लिखा हुआ होगा ना सॉल्व, तो सॉल्व का मतलब हमेशा ध्यान रखो कि वो प्रिंसिपल भी पूछ रहा है और जर्नल भी पूछ रहा है। तो ध्यान रखो जब भी तुम जर्नल निकालने वाले हो तो दो दो प्रिंसिपल मत निकालो, खामे का टाइम वेस्ट होएगा, ठीक है। दो दो प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही प्रिंसिपल निकाल दिया करो बस, ठीक है। और ऐसी बात नहीं, निकाल भी दोगे ना दो दो प्रिंसिपल तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बेशक मैं तुम्हें दोनों प्रिंसिपल निकाल के दिखा दे करूंगा हर बार, लेकिन तुम पेपर में या टेस्ट में एक भी निकालोगे तो काम चल जाएगा। तो सॉल्व का मतलब है वो दोनों पूछ रहा है हमसे, प्रिंसिपल भी और जर्नल भी। तो देखो अगली क्वेश्चन में भी, अगले क्वेश्चन में भी यही है। एग्जाम्पल नंबर 21, सॉल्व cos x इक्वल टू 1/2। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 21 में हमें बोला गया है cos x इक्वल टू 1/2। मैं फिर से वही बोलूंगा, इसमें तुम क्या ढूंढोगे, पॉजिटिव, और हमेशा दो क्वाड्रेंट पर बनेगा, हमेशा गारंटी है। हर एक ट्रिग्नोमेट्री चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दो क्वाड्रेंट पर बनती है। मुझे बताओ कोस पॉजिटिव, तो कोस पॉजिटिव एक तो यहां पर बनता है क्योंकि यहां पे सारे पॉजिटिव होते हैं, एक टिक लग गया। दूसरा टिक बताओ कोस पॉजिटिव कहां मिलता है, बताओ। बिल्कुल ठीक इसके नीचे ना, ये रहा देखो सेक कोस लिखा हुआ है और टिक भी पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब ओरिजिनल वैल्यू सोच लो, मुझे बताओ कोस में 1/2, तो ध्यान रखना 0 1/2। कोस में जो 1/2 होता है वो 60 पर बनता है, 60 का मतलब है π/3। भाई 60 का मतलब क्या होता है, π/3 ही तो होता है। अब π/3, अब जरा काम करते हैं। मुझे बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर तो तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू मिल ही जाती है हमेशा। जब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर कोई टिक आता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर सीधा वैल्यू मिल जाती है। देखो 0 से लेकर 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू यही तो है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली तो सीधा मिल जाती है π/3। अगली तुम्हें निकालनी पड़ेगी, अगला प्रिंसिपल सॉल्यूशन तुम्हें निकालना पड़ेगा। देखो जब भी कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो फर्स्ट में तो तुम्हें डायरेक्ट मिल ही जाती है, कभी भी तुम्हें सॉल्व नहीं करनी। फर्स्ट क्वाड्रेंट वही होती है जो ओरिजिनल होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्रिंसिपल सॉल्यूशन वही होता है जो ओरिजिनल होता है, ठीक है। हाँ दूसरे क्वाड्रेंट्स पर तुम्हें निकालनी पड़ती है, जैसे दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन फर्स्ट पर कभी तुम्हें नहीं निकालनी पड़ेगी। अब जरा चौथे पर आ जाते हैं। बताओ चौथे का मतलब ये है ना 2π, ले लो इसे 2π को। बताओ अगर 2π में तुमने कुछ क्या कर दिया प्लस, 2π के अंदर तुमने कुछ क्या कर दिया प्लस, तो तुम कौन से क्वाड्रेंट पर पहुंच जाओगे, फर्स्ट पर। लेकिन हमें किसके अंदर रहना है, चौथे में ही रहना है, ठीक है। तो मैं कुछ प्लस करना पसंद करूंगा या माइनस। देखो मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूं, ड्रॉ करने से ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इस समय तुम इस वाले क्वाड्रेंट पर हो, अगर तुमने थोड़ा सा भी प्लस करा तो तुम फर्स्ट पर पहुंच जाओगे, और फर्स्ट पर तुम पहले ही ले चुके हो, ठीक है। फर्स्ट पर नहीं ले सकते, तुम्हें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, माइनस, ताकि तुम यहीं पे रुके रहो। चाहे तुम प्लस करो चाहे माइनस करो, करते क्या है ओरिजिनल, और ओरिजिनल तुम्हें मालूम है π/3। हाँ एलसीएम वगैरह लोगे तो ये आएगा तुम्हारा 5π/3। तो दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल आए। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने जर्नल भी निकाल रखा है, तो जर्नल बना देंगे। तो देखो पहले जर्नल का फॉर्मूला लिख ले करो,
cos x वाले के लिए ये होता है, मैंने तुम्हें सारे फॉर्मूले पहले नोट करवा दिए थे जब मैंने एक्सरसाइज करवाई थी। cos x इक्वल टू cos y का जनरल सॉल्यूशन ये होता है ये तुम्हारा 2n पाई प्लस माइनस वाई, और अभी अभी मैंने बताया था y और कुछ नहीं होता, ये प्रिंसिपल वैल्यू होती है, तो डाल दो प्रिंसिपल वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। अब तुम सोच रहे हो कि भैया ये वाली क्यों नहीं डाली, तुम्हारी मर्जी है, ये डालो चाहे ये डालो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 22। सॉल्व करना है tan 2x इक्वल टू माइनस कोट x प्लस पाई बाय 3। तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने फॉर्मूले बताए थे ये वाले, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, कोस माइनस थीटा पे कोई असर नहीं होता। देखो कोस में माइनस थीटा होगा तो कोस का कोई माइनस का असर नहीं होता, लेकिन साइन पे पूरा पूरा असर होता है, साइन पर माइनस का पूरा पूरा असर होता है। इस तरह के एंगल मैंने तुम्हें पहले लिखवाए थे जब मैंने तुम्हें कौन से फॉर्मूले कराए थे, पाई वाले, पाई से चेंज करने वाले। तो इसी तरह से तुम्हें मालूम होगा इसके और 6 फॉर्मूले होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका यूज होगा यहाँ पर। एक फॉर्मूले का यूज होगा तो मैं अभी थोड़े से और बताता हूँ ताकि तुम्हें कुछ बातें याद आ जाएं, ठीक है। फिलहाल मैं तुम्हें tan कोट का बताना पसंद करूंगा क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत है फिलहाल। तो देखो tan माइनस थीटा होता है तो माइनस tan थीटा हो जाता है, इसी तरह से कोट माइनस थीटा होता है तो माइनस कोट थीटा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, बोर्ड पे देखो, कोट में एंगल में माइनस होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो बताओ जब एंगल में माइनस है तो बाहर आ गया, बाहर है तो अंदर भी तो जा सकता है, उल्टा भी तो हो सकता है। अगर ये माइनस बाहर लगा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिखना पसंद कर सकता हूं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। भाई ऐसा हो सकता है ना, देखो एक तरीके से क्या है, ये थीटा है पूरा, बताओ क्या बन गया, कोट माइनस थीटा। देखो इधर कोट माइनस थीटा, माइनस बाहर लगा हुआ है ना, मैंने इस माइनस को क्या कर दिया, अंदर कर दिया, अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो माइनस की तो शिफ्टिंग हो गई, तो ये काम तो हमें एक स्टेप में कर देना है। और एक चीज और तुम्हें याद होनी चाहिए, एक बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला है जो तुम्हें 10th क्लास से पता होता है। बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं कोट थीटा, तो कोट थीटा का ये फॉर्मूला होता है ना 90 माइनस थीटा। भाई tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, ठीक है। बस फर्क इतना है, 90 का मतलब यहां पर क्या है, पाई बाय 2, और यहां पर जो थीटा है वो थीटा ये है ना पूरा। मुझे बताओ जब मैं माइनस करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। अब जरा बोर्ड पे देखना, कोट को तो मैंने चेंज करके लिख दिया tan, 90 को लिख दिया पाई बाय 2, माइनस को माइनस, अब थीटा माइनस करना है। बताओ थीटा पहले से क्या है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। देखो ये माइनस तो आया है फॉर्मूले का, 90 माइनस थीटा वाले में माइनस आता है ना, ये वो माइनस है, और ये माइनस थीटा में ही है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब लिख लो x प्लस पाई बाय 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये एक तरीके से मैंने क्या चिपका दिया है, थीटा। देखो x प्लस पाई बाय 3, ये मैंने क्या चिपका रखा है, थीटा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, अंदर एलसीएम ले लेना। तो देखो एलसीएम जो लोगे ना वो पाई बाय 3 के लिए ले लेना, या फिर एक काम करो अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो इसको, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत कम ही पड़ेगी। तो देखो अब जो हमें एंगल मिला है ना वो ये है tan 2x tan पाई बाय 2 प्लस x पाई बाय 3, ठीक है। मैंने थोड़ा स्टेट में लिख दिया। हाँ तुम इसमें आप क्या कर सकते हो, tan से tan
काट तो नहीं सकते, काटने का कोई फायदा नहीं है, काटने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब सीधे ही क्या निकाल दो, जनरल सॉल्यूशन। सीधा तुम इसमें क्या निकालो, जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन निकालने से पहले x की एक पॉसिबल वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो tan से tan कट रहा है, ऐसे काट के दिखाना मत, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए tan से tan कट सकता है। देखो जब tan से tan कटेगा तो यहाँ पर तो रह जाएगा 2x और वहां पर क्या रह जाएगा, π/2 प्लस x π/3। अब बोर्ड पे देखो, ये प्लस का x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। जब ये x इधर आके माइनस होएगा तो 2x में से x जाएंगे, है ना। 2x में से क्या चले जाएंगे, x आ गया, और π/2 π/3 बचा हुआ है इधर, इसका ले लेना एलसीएम। इसका तुम्हें क्या ले लेना चाहिए, एलसीएम। एलसीएम ले लो इसका। हाँ 3 और 2 का एलसीएम 6, और ऊपर एलसीएम लोगे ना तो ये मिलेगा 3π प्लस 2π, ऐड करने पर मिलेगा 5π/6। ये जो x की वैल्यू होती है ना, यही क्या होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, अब जनरल सॉल्यूशन बना दो। और जनरल सॉल्यूशन के लिए तो बस एक फॉर्मूला होता है। अब देखो tan वाला था, ये रहा tan वाला था, तो tan वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो तुम्हें tan वाला जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद है तो मैं लिख देता हूं। प्रिंसिपल तो आ गया, ये रहा। अब जनरल सॉल्यूशन tan का मतलब tan x इक्वल टू tan y, इसका फॉर्मूला होता है ये x इक्वल टू n π प्लस y। हाँ तो देखो n π तो ऐसे ही रहता है, y की जगह क्या डालते हैं, y और कुछ नहीं होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही होता है। मैंने कितनी बार बता दिया, y की वैल्यू और कुछ नहीं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही होती है। तो डाल दो इधर 5π/6, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करना, ये जो मैंने tan से tan काटा है ऐसे कट करके दिखाना मत, लेकिन अगले स्टेप में बस गायब कर देना, दिखाना मत। ये वैल्यू सॉल्व करके आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। पहली बात तो ये है कि एग्जाम्पल नंबर 23 पर टिक कर लेना, क्योंकि कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 23, सॉल्व sin 2x माइनस sin 4x प्लस sin 6x। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, तुम्हारे एनुअल एग्जाम में और फर्स्ट समेटिव एग्जाम में भी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें ये जो माइनस वाली वैल्यू दिख रही है ना, इसको थोड़ी देर के लिए अलग रखना, इसको और इसको। देखो एक तो इस वाले पार्ट को और एक इस वाले पार्ट को एक साथ कर लो, इसको थोड़ी देर के लिए अलग छोड़ दो, इसको उठा लो, sin 2x उधर से ले लो, sin 6x। हाँ इसको थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, sin 4x इक्वल टू 0। अब तुम फॉर्मूला लगाओ, तुम सोचे होंगे कि भैया ये ऐसा क्यों करा, ध्यान रखना अभी पता चल जाएगा ऐसा करा क्यों है, ठीक है। फॉर्मूला तो देखो इन दो में भी लग सकता है, फॉर्मूला इन दो में भी लग सकता है, और फॉर्मूला इन दोनों में भी लग सकता है, लेकिन लगाना तुम्हें इन दोनों में ही है। उसका एक रीजन है, अगर तुम फॉर्मूला इन दोनों के अंदर लगाओगे ना तो तुम्हें कॉमन लेने में आसानी हो जाएगी, बाद में कॉमन आ जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मूला तुमने इन दोनों में लगा दिया तो शायद ही कुछ कॉमन आ पाए, कॉमन आएगा ही नहीं बल्कि, ठीक है। तो बढ़िया रहेगा कि तुम इन पर फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाना कौन सा है वो मैं लिख देता हूं। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए sin a प्लस sin b का फॉर्मूला होता है। तो देखो फॉर्मूला बन सकता है ना इसके अंदर, ये रेक्टेंगल वाला पार्ट देखो, sin a प्लस sin b का बड़े आराम से फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, तो लगा दो फिर लगेगा। तो साइन का जब प्लस वाला होता है तो तुम्हें याद होगा साइन पहले आता है, a प्लस b/2, मैं एक स्टेप लिख रहा हूं, cos a माइनस b/2, तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये एक तरीके से a है और ये एक तरीके से b है। तो ऐसे लिख मत देना सॉल्यूशन के अंदर, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है a और b। हाँ इसका कुछ नहीं बिगड़ा है, ये ऐसे ही चल रहा है, sin 4x इक्वल टू 0। अब देखो अगले स्टेप में, बोर्ड पे देखना, 2 और 6 कितने हो जाएंगे, 8, है ना। 2x और 6x कितने हो जाएंगे, 8x, और 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x, ये आ गया 4x।
मुझे बताओ, 2 में से 6 गए 4 बचेंगे ना, 2 में से 6 गए 4 बचेंगे, लेकिन कौन से, माइनस के या प्लस के, माइनस के ना। अब जरा रफ में देखो, कोस 2 में से 6 गए 4, वो भी माइनस के। ऐसा कुछ आएगा या नहीं आएगा, ऐसा ही आएगा ना। अब देखो जरा, 2 से ये कट गया तो अंदर क्या बचा, कोस माइनस 2x। मुझे बताओ, अब ये भी मैंने फॉर्मूला बताया था, कोस पर माइनस का असर नहीं होता ना, ये फॉर्मूला बताया था मैंने। कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा ही होता है, मतलब इस पर माइनस का कोई असर नहीं होता। तो इसको ही मैं अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 2x, मतलब माइनस तो भूल ही जाओ, कोस के लिए माइनस की वैल्यू तो भूल ही जाओ। तो मैं सीधा लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोस 2x। देखो, 2 में से 6 गए 4 और 4 को 2 से डिवाइड करा 2, तो कोस 2x। हाँ, नेक्स्ट वैल्यू अभी ऐसी चल रही है साइन 4x। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कुछ कॉमन, तो ध्यान रखना, ये कॉमन तभी आया है जब मैंने इन दो में लगाना पसंद करा है। अगर तुम ये फॉर्मूला इन दो में नहीं लगाते तो शायद ही कॉमन आ पाता। तो कॉमन ले लो, एक तो इधर से साइन 4x और एक ही है साइन 4x इधर से, तो बताओ यहां से बचा 2, यहां से बचा cos 2x माइनस, है ना, साइन 4x तो गया बाहर, यहां से बचा 2, यहां से बचा cos 2x। बताओ साइन 4x पूरे ही चला गया, यहां से जब कुछ नहीं बचा तो बचा 1, जिसके लिए कुछ नहीं बचता उसके लिए 1 बचता है। अब तुम्हें मालूम है, या तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी साइन 4x की, है ना, और या फिर इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। ऐसी तो करते हैं अक्सर, जब इक्वेशंस बनती है तो हम इसी तरह से सॉल्व करना पसंद करते हैं, या तो ये 0 या फिर ये 0। अब देखो यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, बताओ यहां से वैल्यू ये तो मिलेगी 2 cos 2x, माइनस का 1 उधर जाके हो गया प्लस का 1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब तुम्हें ये देखना है कि cos में 1/2 कितने पर बनता है, वो भी पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वैल्यू सोच रही है ना। तो मुझे बताओ, कोस पॉजिटिव तुम्हें फर्स्ट पर मिल जाएगा ना, पॉजिटिव फर्स्ट पर मिल जाएगा कोस, क्योंकि फर्स्ट पर सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो कोस में तो पॉजिटिव वैल्यू 1/2 पर मेरे ख्याल से 60 पर बनता है, 60 मतलब π/3। यानी कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन, इसका जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ध्यान रखना, यहाँ पर 2x होता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन 2x के बराबर ही आएगा। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 3x होएगा तो 3x के बराबर आएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए 5x होगा तो 5x के बराबर आएगा। खैर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया कितना है, π/3, ये आ गया। अब इधर देखते हैं, तो देखो इधर कुछ नहीं है क्योंकि 0 तो 0 पर ही बनता है, साइन की वैल्यू 0 कितने पर बनती है, 0 पर ही बनती है। तो 4x = 0 और x = 0, ठीक है। खैर इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो एंगल होता है ना इसको मत छेड़छाड़ी करे करो, 2x ही रहने दे करो, इधर ही 4x रहने दे करो। अब इन दोनों के जनरल सॉल्यूशन और लिख दो, दो दो वैल्यू आई है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यहाँ पर एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दोनों की क्या लिखने पड़ेंगे तुम्हें, जनरल सॉल्यूशन। तो ध्यान रखना इस केस में तो ये होता है, तुम्हें याद होगा जब साइन x की वैल्यू 0 के बराबर होती है, साइन x की वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के, तो जनरल सॉल्यूशन सिंपल वाला नहीं होता, ये वाला होता है जनरल सॉल्यूशन, x = n π। और बताओ यहाँ पर x की जगह क्या है, 4x, तो 4x डालना मत भूलना, n π, और x की वैल्यू आ जाएगी n π/4। तो पूरा सॉल्व कर दिया करो, यहाँ पर तो जनरल सॉल्यूशन ये आ गया, ये तो तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है बस। अब इधर और देख लेते हैं, हाँ कोस में, कोस की वैल्यू जब कोस के बराबर होती है तो इसका जनरल सॉल्यूशन भी तुम्हें याद होना चाहिए, इसमें हम ये वाला लगाएंगे, cos x = cos y वाला। यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन होता है ये x = 2n π ± y, ये होता है, और ये y और कुछ नहीं होता है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। कितनी बार बता दिया अब तो मैंने, 2n π ± π/3। ध्यान रखना यहाँ पर 2x होता है तो अपने जनरल सॉल्यूशन में भी चेंज कर दिया करो 2x। यहाँ पर 3x होगा तो तुम्हें अपने जनरल सॉल्यूशन में भी क्या चेंज करना पड़ेगा, 3x। जैसे कि तुमने इधर गौर करा हो तो
देखो यहाँ पर क्या था 4x, तो मैंने अपने जनरल सॉल्यूशन में अगले स्टेप में क्या कर दिया 4x। हाँ उसके बाद अगर तुम 4 भेजना चाहते हो तो भेज दो, इतना ही छोड़ना चाहते हो तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है 4 मार्क्स में, तो इसको और देख लेना। ठीक है, एक नोटिस है, अगर वीडियो को किसी भी तरह से कॉपी करने की कोशिश करी या किसी एक्सटर्नल ड्राइव में आप इस वीडियो को कॉपी करते हैं, कॉपी पेस्ट वगैरह, तो ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। तो इस बात का तुम्हें विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाई चांस अगर मुझे किसी के थ्रू पता चलता है या मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कॉपी की जा रही है घर के लिए या किसी और के लिए, तो तुम्हें ट्यूशन से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, तुम्हें निकलना पड़ेगा।